बताइए सभी को, अब क्लियर दिख रहा है क्या? बोलो, क्लियर दिख रहा है क्या? ओके। देखो कि इसमें ये आपके लिए जो पिछली मीटिंग में हमने 33 नंबर की थ्योरम बताई थी, अब ये 34 नंबर की थ्योरम है। ये है यदि W किसी सदिश समष्टि V ऑफ F की एक उप समष्टि है तो सिद्ध कीजिए कि विभाग समष्टि V बाई W V का एक समाकारी प्रतिबिंब है। मतलब जो V बाई W जो विभाग समष्टि है ना, वो V का एक समाकारी प्रतिबिंब है। इसका मतलब है कि F V से V बाई W में एक रैखिक प्रतिचित्रण है। तो रैखिक प्रतिचित्रण के लिए दो कंडीशन होती हैं, एक तो अल्फा बीटा एफ के एलिमेंट लो, यू भी बी बाई डब्ल्यू के एलिमेंट लो, और अल्फा यू एफ ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा भी इक्वल टू अल्फा ऑफ एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ बी हो जाए तो हम कह देंगे कि यह विभाग समष्टि डब्ल्यू बाई वी बाई डब्ल्यू डब्ल्यू का एक समाकारी प्रतिबिंब होगा। और या फिर ये एक तो ये रिजल्ट प्रूव कर दें, एफ ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ बी, तथा एफ ऑफ एल्फा इंटू वी इज इक्वल टू एल्फा एफ ऑफ बी। ये दो रिजल्ट हो जाए प्रूफ, या ये एक रिजल्ट हो जाए, तो हम कह देंगे कि जो बी बाई डब्ल्यू है वो है बी का एक समाकारी प्रतिबिंब है। ओके, अब देखो हम लेकर के चलेंगे इस फलन को एफ वी से बी बाई डब्ल्यू में, और इसको दोनों जो प्रॉपर्टी है ना इनको सेटिस्फाई कर देंगे। यानी हम ये कहें कि माना W V ऑफ F की एक उप समष्टि है तथा एक प्रतिचित्रण F V टू V बाई W है। प्रतिचित्रण क्या लिया हमने, V से V बाई W में। आप जानते हैं कि जो V बाई डब्ल्यू है ना, उस V बाई डब्ल्यू के जो एलिमेंट होंगे वह W प्लस स्मॉल b टाइप के होंगे। अच्छा, यहां जो आपने फंक्शन को परिभाषित किया है एफ वी से बी बाई डब्ल्यू में, तो इस पे जो कंडीशन होगी जो कि इस प्रकार है कि एफ इस स्मॉल v का एलिमेंट मान लीजिए v है, तो वो इक्वल होगा v बाई डब्ल्यू। v बाई डब्ल्यू का मतलब w प्लस स्मॉल v। देखिए जी वाई के का मतलब होता है k प्लस जी का एलिमेंट कोई स्मॉल a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। ये कंडीशन होती है जी वाई के लिए, जी वाई के लिए। तो वैसे ही v बाई डब्ल्यू का मतलब है w, तो ये जो w होता है ना, ये तत्समक होता है। v बाई डब्ल्यू में जो w है वो तत्समक होता है। कल की मीटिंग में भी आपको बताया था, कल की मीटिंग में भी आपको बताया था। और एफ ऑफ वी टू डब्ल्यू प्लस वी ये फंक्शन हो गया। तो आपको कहा है कि इसमें W किसी सदिश समष्टि V ऑफ F की उप समष्टि है, तो सिद्ध कीजिए कि जो विभाग समष्टि है ना V बाई डब्ल्यू, वह V का एक समाकारी प्रतिबिंब है। तो इसको समाकारी प्रतिबिंब करने के लिए प्रूफ हम इस V के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। आप चाहो तो V1 V2 ले सकते हैं, आप चाहो तो V1 V2 ले सकते हैं, और या फिर आप इसको U भी ले सकते हैं, या फिर किसी और फॉर्म ले लो। वी डब्ल्यू अगर लिए जाएं, V कॉमा डब्ल्यू जो कि इस कैपिटल V के एलिमेंट है, तब वी डब्ल्यू अगर कैपिटल V के एलिमेंट हैं तो V प्लस डब्ल्यू है वो भी कैपिटल V का एलिमेंट होगा, क्योंकि V क्या है, सदिश समष्टि, और सदिश समष्टि है तो समृद्धता का पालन होगा योग के लिए।
अब एफ ऑफ बी प्लस डब्ल्यू, आप देखोगे एफ ऑफ बी प्लस डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, अगर एफ ऑफ बी है तो डब्ल्यू प्लस बी लिख रहे हैं, अगर यहाँ बी प्लस डब्ल्यू है तो इसको क्या लिखोगे, डब्ल्यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू, इतना लिख सकते हैं। ओके, यहाँ जो बी है ना, ये बी, उसकी जगह अपने पास बी प्लस डब्ल्यू है, इसको भी लिख सकते हो आप डब्ल्यू प्लस स्मॉल बी प्लस का डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू। ओके, आप देखेंगे डब्ल्यू प्लस स्मॉल वी का मतलब एफ ऑफ बी, क्या है इसका मतलब, एफ ऑफ वी, और डब्ल्यू प्लस, तो फिर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ बी की जगह डब्ल्यू हो जाए तो ये बनेगा एफ ऑफ डब्ल्यू, यानी जो रैखिक प्रतिचित्रण की जो कंडीशन थी पहली वो प्रूफ हो गई। दूसरी के लिए देखेंगे, दूसरी के लिए क्या है, अल्फा फील्ड एफ का एलिमेंट है तथा अल्फा क्या है, फील्ड एफ का एलिमेंट, और अच्छा अल्फा एफ का एलिमेंट है तथा कोई वी एलिमेंट है कैपिटल वी का, तब एफ ऑफ अल्फा इंटू वी करें तो यहाँ जो वी था ना उसकी जगह क्या है अपने पास, अल्फा इंटू वी, अगर वी था तो आप देखेंगे डब्ल्यू प्लस वी बना, यहाँ अल्फा इंटू वी है तो ये बन जाएगा डब्ल्यू प्लस अल्फा इंटू वी, डब्ल्यू प्लस अल्फा इंटू वी। अब देखोगे आप इसमें कि ये जो अल्फा है ना ये बाहर आ जाएगा और यह बना डब्ल्यू प्लस वी, और अल्फा और डब्ल्यू प्लस वी का मतलब हुआ, डब्ल्यू प्लस वी का मतलब हुआ एफ ऑफ वी, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि ये जो वी एफ जो फलन है जो कि वी से वी बाई डब्ल्यू में है वह एक रैखिक प्रतिचित्रण होगा या फिर एक समाकारी प्रतिबिंब है। अतः एफ वी टू वी बाई डब्ल्यू में एक समाकारी प्रतिबिंब है। ओके, लेकिन इसमें अष्टि के बारे में और कहा है, तो अष्टि के बारे में और डिस्कस करोगे आप। अष्टि के लिए आपको ये पता है कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो क्या है, तत्समक हो, लेकिन यहाँ तो बी बाई डब्ल्यू का जो तत्समक है वो डब्ल्यू होता है, क्या होता है बी बाई डब्ल्यू का तत्समक डब्ल्यू। तो अब आप देखोगे इसमें चूंकि एफ की अष्टि जिसको आप लिखोगे तो यह बनेगी वी, जहाँ वी जो एलिमेंट है ना वो कैपिटल वी का एलिमेंट है, लेकिन कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ वी बराबर तत्समक हो। अरे आप वैसे भी तो पढ़ते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो डैश, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, आप ग्रुप में पढ़ चुके थे ना, समाकारिता ग्रुप में भी पढ़ा था, तो वहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश आता था। अब ई डैश यानी तत्समक होता था किसका, बी बाई डब्ल्यू का, यानी अगर फलन एफ जी टू जी डैश में परिभाषित है तो जी डैश क्या है, वो ई डैश क्या है, जी डैश का तत्समक होता था। लेकिन अपने पास तो इसका तत्समक आना चाहिए ना बी बाई डब्ल्यू का, और बी बाई डब्ल्यू में हम बार बार कह रहे हैं आपको कि जो बी बाई डब्ल्यू होता है इसमें नीचे जो होता है टर्म डब्ल्यू वो तत्समक होता है, तो इसका मतलब ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ, तत्समक। इसका मतलब हुआ बी, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और एफ ऑफ बी का मतलब है, एफ ऑफ बी का मतलब है यहाँ डब्ल्यू प्लस वी, डब्ल्यू प्लस स्मॉल वी इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो वी है ना वो डब्ल्यू के साथ में जोड़ने के बाद भी डब्ल्यू के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सेट डब्ल्यू ही रहेगा, क्या रहेगा, सेट डब्ल्यू, यानी एफ की जो अष्टि बनी, एफ की जो अष्टि बनी वो क्या रहेगी, डब्ल्यू। तो आप लिख सकते हो अतः एफ की जो अष्टि है, अतः एफ की अष्टि बराबर
W होगी, क्योंकि ये थ्योरम यहीं कंप्लीट होती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक थ्योरम है ये 35, इसको पढ़ के आओगे घर से। प्रमेय नंबर 35 है, इसको घर पे पढ़ोगे बहुत अच्छे से, लेकिन इसको हम आपको कराएंगे, लेकिन आज की मीटिंग में नहीं। आज की मीटिंग में टाइम कम पड़ जाएगा इसके लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, स्क्रीनशॉट लें इसका सभी। हाँ, तो अब हम कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। रैंक, नलिटी, यहाँ हम रैंक और नलिटी हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इसमें सिल्वेस्टर थ्योरम आएगी, तो देखिए रैखिक रूपांतरण का जो परिसर होता है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो रैखिक रूपांतरण है इसके परिसर के बारे में बात करेंगे हम। रैखिक रूपांतरण का परिसर, अरे जो प्रांत परिसर होते हैं ना, उनका ही नॉर्मली डिस्कशन कर रहे हैं हम। माना यू तथा बी दो सदिश समष्टि हैं, माना यू तथा बी दो सदिश समष्टि हैं तथा एक प्रतिचित्रण ले रहे हैं एफ यू टू बी तथा एफ यू टू बी एक रैखिक रूपांतरण है, एक रैखिक रूपांतरण है, एवं एफ का जो परिसर है, एवं एफ का परिसर इस परिसर को क्या है, यानी रेंज कहते हैं। एफ का जो परिसर होता है उसको, क्योंकि परिसर को रेंज कहते हैं, और एफ की बात कर रहे हैं तो आर एफ, यानी एफ के परिसर को आर एफ से व्यक्त करते हैं। एफ का परिसर आर एफ निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित है। तो अब देखो इसकी जो परिभाषा है वो इस तरह से है कि आर एफ इज इक्वल टू वे सभी फंक्शन ऑफ एक्स जो कि एक्स कहाँ है, यू में। ध्यान देंगे आपके पास में जो प्रतिचित्रण डिफाइन है वो है यू से वी में। अगर एक्स यहाँ है तो फंक्शन ऑफ एक्स किस में होगा, वी में। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, वी में। वैसे भी आप सभी जानते हैं 12th क्लास में भी सेट ए है, यह सेट बी है। सेट ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन है एफ। अगर इस एक्स की, देखिए प्रांत परिसर पढ़ते थे ना, तो एक्स के वे सभी अवयव जिनका संबंध इधर होता था, कुछ खाली भी रह सकते थे। जरूरी थोड़ा ही था एक एक ही आच्छादक हो जाए, अर्थात ए के हर एक अवयव का बी के साथ में कोई ना कोई संबंध हो, ये जरूरी नहीं है। तो यानी आप अगर ये कहें यहाँ x1 है तो ये f ऑफ x1 है, ये x2 है तो ये f ऑफ x, चलो ये x1 है तो ये x2 तो f ऑफ x2, और ये f ऑफ x1। इसको x3 कहें तो ये f ऑफ x3, x4 हो तो ये f ऑफ x4, ये x5 है।
x 6 है, तो आप देखेंगे ये x1 x2 x3 x4 जिनका कि संबंध इधर है x1 x2 x3 x4 के साथ में, तो ये x1 x2 x3 x4 यहाँ लिए गए हैं, यानी जो x1 x2 x3 x4 है ना ये इधर, तो ये तो प्रांत कहलाते हैं। यानी एक्स वाई की फॉर्म में जब आप लिखते हो ना, एक्स वाई की फॉर्म में अगर आप कोई भी कार्तीय गुणन लिखते हो तो मान लीजिए x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, तो यहाँ जो x1 x2 x3 जो बनता है ये कहलाता है अपना प्रांत, और यहाँ जो बाई 1 बाई 2 बाई 3 बनता है ये कहलाता है परिसर। लेकिन इसके अंदर जो आपने देखा कि f ऑफ x5 या x6 सभी भले ही a के अवयवों भले ही a के अवयव हैं उनकी इमेज b के अवयवों के साथ हो या ना हो, यानी यहाँ a के जो अवयव है ना इनकी इमेज b के अवयवों के साथ हो या ना हो, तो b के जो भी अवयव होते हैं सभी के सभी अवयव ये क्या कहलाते हैं? सहप्रांत। क्या कहलाते हैं ये? सहप्रांत। अच्छा, a के वे सभी अवयव जो b के साथ में संबंध रखते हैं तो उनमें इधर a के जो अवयव हैं अर्थात x1 x2 x3 टाइप से जो बने हुए ना x1 x2 y1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इनका जो संबंध है इनमें से पहले घटक जो x के हैं उनको तो प्रांत और y वाले इनको परिसर, लेकिन ये b के जितने भी अवयव बने हुए हैं किसके? b के, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सहप्रांत कहलाते हैं। तो अगर प्रांत सहप्रांत परिसर ये तीनों अगर क्लियर हैं आपके तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये करानी है तो आप एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन करोगे